उस रात मैं नशे की हालत में घर लौटा। दरवाजा खोलते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बेडरूम की लाइट ऑन थी। मैंने अंदर कदम रखा और मेरी नजर सीधा मेरे बेड पर बैठी एक औरत पर जा टिकी। मेरा नशा आधा उतर गया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद मैं गलत घर में घुस आया हूँ। मैंने उस औरत को घूरते हुए पूछा कि वो कौन है। मैंने उसे वार्निंग भी दी कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। उसने बस इतना पूछा, पुलिस आकर किसको पकड़ेगी? तुम्हारी अपनी ही बीवी को। बीवी? मैं कुछ सेकंड्स तक ब्लैंक रहा। मैंने फौरन जवाब दिया कि मैं तो सिंगल हूँ। तब उसने अपना नाम बताया, लियू रुयन, और साथ ही याद दिलाया कि यही नाम हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर्स पर लिखा हुआ है। उस वक्त मेरी सारी यादें एक साथ वापस आई। मुझे वाकई भूल गया था कि मेरी एक बीवी भी है। ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन असल में हमारी शादी को बहुत वक्त नहीं हुआ था और वो ज्यादातर घर से बाहर रहती थी। उसने सीधा पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और किस हाल में घर वापस आया हूँ। मैंने फौरन सफाई देनी शुरू कर दी। मैं दोस्तों के साथ गैदरिंग में गया था। बस ड्रिंक्स थी और वहाँ कोई औरत नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि बेहतर है वैसे ही हो। मैंने जिद में कह दिया कि उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जिन दिनों वो घर नहीं होती मैं बहुत शरीफ रहता हूँ, अकेला सोता हूँ। मैंने सोचा वो बस बात खत्म करेगी, लेकिन उसने जो कहा उसने मुझे हिला दिया। उसने कहा कि अगर मुझे वाकई उसकी इतनी कमी महसूस होती है तो कल से वो यहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगी। मेरी सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। मैं फौरन पीछे हटा और मना करने लगा। मैंने कहा कि कंपनी घर से बहुत दूर है, उसे इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर पूछा कि क्या मैं वाकई नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। मैं उलझ गया। ना कह सकता था ना। आखिर मैंने ऑकवर्ड सा जवाब दिया कि मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरी नींद तक उड़ गई है। मैंने बहाना बनाया कि मेरे जिस्म से शराब की स्मेल आ रही है और मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। मुझे लगा बात यही खत्म हो जाएगी, मगर नहीं। उस रात सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। मैं बेड पर छुपके से अपना फोन ढूंढने लगा। तब लियू रुयन ने कहा कि पहले वो बहुत बिजी रहती थी, लेकिन अब से वो कोशिश करेगी कि मुझे उसकी कमी महसूस न हो। मैंने जल्दी से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है और वैसे भी मैं अकेला ठीक ही रहता हूँ। उसी वक्त मुझे मेरा फोन नहीं मिला। मैं घबरा गया। मैं उठने लगा कि फोन ढूंढूं, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझे पास खींच लिया और धीरे से कहा कि इतनी जल्दी किस बात की है, बस आराम से लेट जाओ बेबी। उस पल मेरा पूरा जिस्म टेंस हो गया। मेरा चेहरा लाल हो रहा था। उस रात मैं इतना टेंस था कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात चल रहे थे। डर लग रहा था कि शायद वो कुछ करेगी, लेकिन जो हुआ वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा था। उसने बस मुझे गले लगाया और कुछ ही देर में वो सो गई, लेकिन मैं ही बेवकूफ की तरह पड़ा रहा। आधी रात तक मैं आंखें खोलकर छत देखता रहा। आखिर थक कर मेरी आंख लग गई। सुबह मेरा प्लान सिंपल था, मैं उठूंगा, उससे आराम से बात करूंगा, सब क्लियर करूंगा। लेकिन सुबह होते ही मेरी प्लानिंग फिर बर्बाद हो गई। दरवाजे पर नॉक हुई। एक सेक्रेटरी अंदर आई और अपना तारुफ करवाया। वो लियू रुयन की सेक्रेटरी थी। उसने मुझे बताया कि मैडम ने उसे मेरा सामान पैक करके ले जाने के लिए भेजा है। मैं एक सेकंड के लिए जम गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने फौरन सवाल किया, लेकिन सेक्रेटरी ने सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि डिटेल्स के लिए मुझे खुद मैडम से कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद लोग मेरा सामान उठाने लगे और मेरा गुस्सा उभर गया। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे लियू रुयन पर आ रहा था। वो हर चीज खुद डिसाइड कर लेती थी, मेरी मर्जी पूछने की जरूरत तक महसूस नहीं करती थी। मैंने जोर से चिल्लाकर सबको रोक दिया। मैंने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, सब नीचे रखो। गुस्से में मैंने एक और लाइन बोल दी, अगर किसी को मेरा सामान ले जाना है तो पहले मुझे उठा कर दिखाओ। अगला पल मेरी जिंदगी के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि उन लोगों ने वाकई मुझे उठा लिया। शाम को जैसे ही लियू रुयन घर वापस आई, मेरा सारा दबा हुआ गुस्सा फिर उभर आया। मैंने उसे साफ कह दिया कि हम कोई डोमिनेटिंग सीईओ ड्रामा में नहीं रह रहे। अगर उसे कुछ करना होता है तो पहले मुझसे पूछना चाहिए। हर चीज अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेना कोई अच्छी बात नहीं थी। उसने सीधा जवाब दिया कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। उसकी नजर सीधी मेरी आंखों में थी, जैसे वो देखना चाहती हो कि मैं इसका क्या जवाब देता हूँ। मैं एक सेकंड के लिए चुप हो गया।
पता नहीं क्यों उस पल मेरा फोकस उसकी बात पर नहीं रहा। मेरी नजर उस पर टिक गई। उसने एक परफेक्टली टेलर्ड सूट पहना हुआ था। हर चीज उस पर अजीब हद तक परफेक्ट लग रही थी। फिर मेरी नजर उसके चेहरे पर गई और शायद वही प्रॉब्लम थी। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि कुछ सेकंड्स के लिए मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा क्या हुआ। मैं होश में आया और फौरन नजर हटा ली। मैंने ऑकवर्डली कहा कि कुछ नहीं, मैं बस जा रहा हूँ। अगर मैंने उसे और देर तक देखा तो मेरी बर्बादी पक्की थी, लेकिन निकलना इतना आसान नहीं था। वो सीधा मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। मेरा दिमाग फिर पैनिक मोड में चला गया। मुझे लगा मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। ये सब मेरी समझ से बाहर जा रहा था। मैं उसके इरादों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि वो आखिर चाहती क्या है। फिर वो मेरे करीब आई, बहुत करीब। उसने पूछा कि मुझे क्या लगता है वो क्या चाहती है, और फिर उसने मुझे छोटू बेबी कह दिया। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। मैंने उसे हल्का सा पुश दिया और सीधा भाग निकला। दूर जाकर मैंने गुस्से और एम्बैरसमेंट के मिक्स में कंप्लेन किया कि दुनिया में इतने सारे नाम होते हैं और उसे यही नाम मिला था। उस रात मुझे एक टेक्स्ट आया, मेरे दोस्त का था। उसने लिखा था कि मैं हद से ज्यादा डरपोक हूँ। आज रात वो मुझे बाहर ले जाएगा ताकि मेरी मर्दों वाली हिम्मत वापस ला सके। सच कहूँ तो मुझे भी उस वक्त घर से निकलना जरूरी लग रहा था। मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी। मैंने क्वाइटली निकलने की प्लानिंग शुरू की, लेकिन ऑब्वियसली मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मैं रेडी हुआ ही था कि ल्यू रुयन ने मुझे देख लिया। उसकी नजर सीधा मेरे आउटफिट पर गई। फिर उसने मुझे देखा। उसका एक्सप्रेशन मामूली था, लेकिन मुझे महसूस हो गया कि उसे शक हो गया था। उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने क्लियरली महसूस कर लिया कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। आखिर उसने मुझे अंदर आने को कहा और सीधा सोने के लिए बोल दिया। मैं अंदर आ गया, लेकिन मेरा दिमाग चैन में नहीं था। रात का वक्त था, लेकिन फिर एक और अजीब चीज हुई। ल्यू रुयन ने उस रात मुझे एक बार भी हग नहीं किया, बस नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन किया। इससे मेरा दिमाग और कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचना शुरू किया, शायद वो मुझसे नाराज है, या फिर क्या पता उसका मुझ में वाकई कोई इंटरेस्ट ही न हो। ये ख्याल आते ही मैंने खुद को समझाया कि छोड़ो, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, मेरा तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ये झूठ मैं सिर्फ खुद को बोल रहा था। अंदर कहीं मुझे भी पता था कि बात इतनी सिंपल नहीं रही। उस रात भी मैं उससे प्रॉपर्ली बात नहीं कर सका। सुबह हुई। ल्यू रुयन हर बार की तरह जल्दी निकल गई। मैं आधी नींद में था, लेकिन जाने से पहले मुझे हल्का सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने बहुत जेंटली मेरे माथे को किस किया हो। मैं एक झटके से पूरी तरह होश में आया, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। मैं अभी तक पिछली रात और सुबह वाले किस के बारे में सोच ही रहा था कि फिर से ल्यू रुयन की सेक्रेटरी मेरे सामने आ गई। मैंने सीधा पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। सेक्रेटरी ने कामली जवाब दिया कि प्रेसिडेंट ल्यू ने उसे यहाँ भेजा है। मैं इरिटेट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ल्यू रुयन आखिर क्या कर रही है। काफी देर बाद मैंने पूछा कि क्या वो अब जा रही है। सेक्रेटरी ने सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय एक और कंफ्यूजिंग जवाब दिया। उसने कहा कि मेरा जाना या न जाना उसके जाने या न जाने से जुड़ा हुआ है। जब मैं डिसाइड करूंगा तब वो भी डिसाइड करेगी। उस वक्त मुझे सब समझ आ गया। सेक्रेटरी असल में मुझ पर नजर रखने आई थी। मैं तुरंत ल्यू रुयन को कॉल करने लगा। मैंने सीधा पूछा कि वो क्या गेम खेल रही है, क्या उसने वाकई मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा है। ल्यू रुयन का जवाब यूजुअल काम टोन में आया। उसने कहा कि सेक्रेटरी मुझे मॉनिटर करने नहीं, बल्कि मुझे कंपनी देने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे सीधा कहा कि सेक्रेटरी को अभी के अभी वापस बुला ले। हैरानी की बात ये थी कि ल्यू रुयन ने फौरन मना नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है। सेक्रेटरी ने फोन रखने के बाद मुझे बताया कि प्रेसिडेंट ल्यू ने कहा है वो 2 घंटे बाद वापस आए। 2 घंटे? मेरा दिमाग फौरन सस्पिशियस हो गया। 2 घंटे बाद क्यों? वो क्या करना चाहती थी? कुछ देर बाद उसके घर लौटते ही समझ आया, ल्यू रुयन जानबूझकर वो वक्त ले रही थी, वापस आके खास मेरे साथ दोस्त बन के वक्त गुजारने के लिए। मैं इतना ऑकवर्ड और नर्वस हो गया। उसके साथ शॉपिंग पे आया तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मैंने कह दिया कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। उसने कहा कि वो बाहर वेट करेगी। जैसे ही मैं वॉशरूम में घुसा, मैंने फौरन फोन निकाला। मेरा दिमाग पैनिक मोड में चला गया था। मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया कि अगर कोई ऑब्सेसिव लवर पीछे पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। मुझे खुद अपनी हालत पर शर्म आ रही थी। एक तरफ मेरा लॉजिकल दिमाग कह रहा था कि ल्यू रुयन वाकई डेंजरस नहीं लगती, दूसरी तरफ मेरे दिमाग में हर तरह के ओवर ड्रामेटिक सिनारियोस चल रहे थे। बाद में सर्च रिजल्ट्स पढ़ते पढ़ते कुछ लाइंस मेरे दिमाग में अटक गई। कभी भी ऑब्सेसिव लवर को डायरेक्टली इनकार मत करो, वरना या तो वो
वो टूट जाएगा। या तुम। एस्केप का बेस्ट तरीका ये है कि धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। मैं रुक गया। मुझे लगा बात में दम है। अगर मैं लियू रुयन के आइडियल टाइप के बिल्कुल अपोजिट बन जाऊं तो शायद वो खुद ही मुझसे तंग आ जाए और फिर मेरी गोल्डन सिंगल लाइफ वापस। पैसा भी होगा, बीवी भी नहीं होगी। सिर्फ ये सोचकर मुझे अजीब सी उम्मीद महसूस हुई, लेकिन उसकी केयर और प्यार से मैं अंदर ही अंदर कंफ्यूज होता जा रहा था। मैंने खुद से पूछा, लियू रुयन आखिर मुझसे चाहती क्या है? क्या मेरे पास वाकई सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है? या तो भागता रहूं या फिर तकदीर मानकर उसका हस्बैंड बनना सीखूं। जितना ज्यादा मैं सोचता उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। लियू रुयन एक बिजनेस ट्रिप पर चली गई। न्यूज में बताया गया कि लियू रुयन को एक बहुत हैंडसम और क्लासी आदमी के साथ होटल में देखा गया है। मेरा पहला रिएक्शन शॉक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। शायद ये बहुत गलत था, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि अगर स्पाउस का घर से दूर रहना एक्साइटिंग है तो उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग ये होता है कि स्पाउस किसी स्कैंडल में फंस जाए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिवोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर आए। मैं इतना इमोशनल हो गया कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ। मैंने फौरन अपने दोस्तों को फोन किया, आज रात पार्टी, मैं आजाद होने वाला हूँ। शायद इस बार मुझे लियू रुयन से फाइनली डिवोर्स मिल जाए। मैं ये कह ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला। वहाँ लियू रुयन खड़ी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी टेंशन दौड़ गई। उसने सीधा पूछा, जो मैंने अभी कहा क्या वो दिल से कहा था? मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा, सवाल मत घुमाओ, बस जवाब दो। जो मैंने कहा क्या वो सच था या झूठ? उसके जाने के बाद मेरी हालत अजीब थी। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। मेरे दोस्त हमारी बात सुन के सीरियस हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने धीरे से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। वो रोते हुए मुझसे पूछ रही थी कि क्या वो सब वाकई मेरे दिल की बात थी। मेरे दोस्त भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने पूछा कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। फिर उनमें से एक ने कहा कि चांसेस बहुत हाई है कि लियू रुयन वाकई मुझसे मोहब्बत करती है। मैं तुरंत प्रोटेस्ट चिल्लाने लगा। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो फिर वो उस हैंडसम आदमी के साथ होटल में क्यों थी? उसने सीधा कहा कि मैं इडियट हूँ। उसने समझाया कि लियू रुयन तो उसे छोड़ के तुरंत घर वापस मेरे पास चली आई थी। मतलब सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं चुप हो गया। मेरा दिमाग सडनली बहुत हैवी लगने लगा। अगर सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो फिर लियू रुयन वाकई मुझसे प्यार करती है, लेकिन क्यों? मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा था। उस रात मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस एक चीज क्लियर थी, लियू रुयन वो पागल ऑब्सेसिव लवर नहीं थी जैसा मैं इमेजिन करता रहा था। अगर वो वाकई अनस्टेबल होती तो आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो मेरे साथ कुछ खतरनाक कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस गुस्से में थी, दुखी थी, फिर भी उसने कंट्रोल नहीं खोया। मुझे लगा शायद अब चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर सब और उलझ गया। लियू रुयन ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। वो घर भी नहीं आ रही थी। मैं कॉल पे कॉल करता रहा, कोई जवाब नहीं। मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका जिद्दीपन बचपन से मशहूर था। आखिर मेरे पेरेंट्स ने सीधा कह दिया कि अगर मैंने उसे गुस्सा दिलाया है तो अब मुझे खुद ही उसे मना कर वापस लाना होगा। अगर मैं मना नहीं सका तो फिर अपना सामान पैक करके निकल जाऊं। उस बीच लियू ग्रुप के मीडिया डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन रिलीज की। न्यूज वाली फोटो सिर्फ कंपनी ग्रुप फोटो थी, न कि उन दोनों की अकेले में फोटो। जो हैंडसम आदमी था वो बस एक एम्प्लॉय निकला जो अचानक काम में शामिल कर लिया गया था। एक ही क्लैरिफिकेशन में पूरी अफवाह खत्म। अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। गलती सिर्फ मेरी थी और ये रियलाइजेशन सीधा दिल पर लगी। उसने मुझे रोकने के लिए सिक्योरिटी तक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब हालत ये थी कि बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स तक मेरा चेहरा याद कर चुके थे। मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। तब मेरे दिमाग में एक नाम आया, सेक्रेटरी बाई निंगबिंग। शायद अब सिर्फ वो ही मेरी मदद कर सकती थी ताकि मैं लियू रुयन से मिल सकूं। आखिर उसने प्रॉमिस किया कि वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगी और